हाँ, पहले तो ये बताओ मुझे कि जो थियरी है आप लोगों की पूरी ऐसा लिख के रखे हैं, इसको मुझे फिर से लिखना पड़ेगा? वही लिखना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं ना, मेरे लिए भी आसान, आप लिखें। हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, वेव ऑप्टिक्स। तो जैसे हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 9, उसको कई भागों में बांट कर पढ़े थे, वैसे ही वेव ऑप्टिक्स को भी कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। हालांकि ध्यान रखना, रे ऑप्टिक्स जितना ये बड़ा नहीं होगा, उसका एक एक पार्ट बहुत बड़ा होता था ना, छोटा छोटा होगा, इसलिए बांट रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए बस। ठीक, तो वेव ऑप्टिक्स के पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइगेंस वेव प्रिंसिपल, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये पढ़ेंगे। क्लियर है? यहीं से स्टार्ट होगा आपका। चलो एक बात केवल ध्यान से सुनना, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाँ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना परमाणु मॉडल, पढ़ते हैं, और वहाँ पर परमाणु मॉडल आपको पढ़ाया जाता है जैसे थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है बोर का मॉडल, सोमरफेल्ड वेक्टर मॉडल, बहुत सारे हैं ना, बात समझ में ऐसे ऐसे पढ़ाता जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए, अभी तो आप 11th-12th लेवल पे हैं, तो आपको पढ़ाया गया होगा मुझे लगता है कि बोर का मॉडल, इसके बाद नहीं पढ़ाया गया होगा, यहीं तक आप पढ़ते हैं। अरे वही बोर, बोहर जैसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब आप जानो क्या लिखा है, बात समझ में आ रही है? अगर आपको थॉमसन मॉडल ना पढ़ाया जाए, रदरफोर्ड मॉडल ना पढ़ाया जाए, आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए बोर मॉडल, बात समझ में आ रही है? बता दिया जाए कि भैया जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते हैं, ऐसे बोल दिया गया, तो आपको फिर ये समझना होगा कि ये न्यूक्लियस क्या है, नाभिक क्या है। नाभिक तो आपने पढ़ा नहीं, नाभिक की रिसर्च किसने की? नाभिक में होता क्या है, संपूर्ण धनावेश कैसे होता है, बात समझ में आ रही है? उसी में प्रोटॉन, वो न्यूट्रॉन भी कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ जाएगी ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको बताया किसने था? रदरफोर्ड ने। किसने बताया बेटा? आपने अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किया और उससे सारी चीज़ें आपको बताई। तो आपको परमाणु मॉडल तब बेहतर ढंग से समझ में आया जब आप उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़े। क्लियर? भले ही उसमें कुछ गलत था तो क्यों गलत था, रीजन वगैरह सब कुछ पढ़े ना, तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आया। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल ले लो, है ना, अपने देशभक्ति वाला कोई भी चीज़ होता है, अपना राष्ट्रीय पर्व होता है या कुछ भी होता है, तो हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती है, हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह रहता है, राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, अभी जो भी हो ध्यान से समझना, इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। अगर आपसे कहा जाए अमेरिका का जो है स्वतंत्रता दिवस है, कोई फीलिंग आएगी आपको? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कब स्वतंत्र हुए, क्यों स्वतंत्र हुए, कैसे स्वतंत्र हुए, गुलाम रहते तभी अच्छा होता। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे आपके मन में आएंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने के लिए। उसका लॉजिक ये है कि आप अपने देश के हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोग जेल में गए, कितने लोग शहीद हो गए, 21-22 साल के लड़के फांसी पे लटक गए। बात समझ में आ रही है? ताकि आपको आज़ादी मिले। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग सोचते हैं तो बढ़िया से हम लोग अपने देश प्रेम को जागृत करते हैं, राष्ट्रीय पर्व के दिन कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुल मिला के इंटरेस्ट बढ़ता है। क्लियर है? ऐसे ही आपके सिलेबस में भी होता है, सब्जेक्ट में भी होता है। अगर कोई चीज़ आपको डायरेक्ट पढ़ा दी जाए तो उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, पढ़ ले एग्जाम में लिखे काम खत्म, समझ में भी कम आएगा, ठीक है, और अगर आप दोनों बतियाओगे तो भी कम समझ में आएगा। ध्यान देना, 1637 ईस्वी में रेने देकार्ते एक फ्रांसीसी भौतिकविद या गणितज्ञ भी कह सकते हो इनको, क्योंकि इन्होंने, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कार्तीय तल, है ना, इन्होंने ही उसको विकसित किया था। जो आप ज्योमेट्री एक्स कामा वाई पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट वगैरह, इन्होंने विकसित किया था। तो इन्होंने बेटा 1637 ईस्वी में प्रकाश के कणिका का मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार जो प्रकाश होता था छोटे छोटे कणों के रूप में चलता था। बात समझ में आ रही है? जिसको हम लोग कणिकाएं कहते थे। क्या कहते थे? कणिकाएं। अच्छा, उस मॉडल से इन्होंने स्नेल के नियम की व्युत्पत्ति भी की। क्लियर है बात?
आप समझना कि 1637 ईस्वी में रेने देकार्ते जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत किया और उसकी सहायता से स्नेल के नियम की व्युत्पत्ति भी। अब बहुत ज़्यादा अंदर हमको जाने की जरूरत है नहीं, बस ऊपर ऊपर से जान लेना हिस्ट्री। क्लियर? फिर बेटा 1637 ईस्वी के बाद 1676 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन आते हैं और वो उसी कणिका मॉडल को और अधिक विकसित करते हैं और उनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखते हैं ऑप्टिक्स। क्या है बेटा? हाँ देखो, आइजैक न्यूटन ने क्या किया, कणिका सिद्धांत को और अधिक विकसित किया और उनकी पुस्तक कौन सी थी? ऑप्टिक्स। उसमें उन्होंने उसको प्रकाशित किया। ठीक है। और न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत है, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं या जो हमारे जानने लायक चीज़ें हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले आप ये जानिए कि जो कणिका सिद्धांत का, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय जाता है वो न्यूटन को जाता है। बात समझ में आ रही है? जबकि प्रतिपादित किसने किया था? रेने देकार्त। ऐसा क्या है? तो ऐसा इसलिए है, जो इनकी पुस्तक है ऑप्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बाद में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई ऑप्टिक्स। तो इसीलिए शायद आइजैक न्यूटन को कणिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है। बात समझ में आ रही? अब चलो कणिका सिद्धांत समझते हैं, क्या कहा गया कणिका सिद्धांत के बारे में। तो ध्यान देना बेटा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसमें जो मेन बातें मैंने लिख दिया है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा जो प्रकाश होगा वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलेगा और एक सीधी रेखा में चलेगा। समझना, जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसको उन्होंने कणिकाएं कहा। और ये कणिकाएं क्या होती हैं? किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होंगी और सीधी रेखा में गमन करेंगी। अगर जो पार्टिकल है बेटा, ध्यान देना, जो पार्टिकल है वो ऐसे सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ऐसे सीधी रेखा में चल रहा है। तो अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो इसके पथ को हम लोग देखें तो एक लाइन मिलेगा, एक लाइन मिलेगा ना, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके चलने की दिशा उधर की ओर थी, इसलिए हम लोग एरो बना देते। यहीं से हम लोग पढ़ते हैं बेटा किरण प्रकाश की। क्या पढ़ते हैं? किरण प्रकाश की। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप दो बात समझ लिए, एक तो प्रकाश जो होगा वो छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और ये उत्सर्ज, इन्हें हम लोग कणिकाएं बोलेंगे। ये कणिकाएं किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होंगी और सीधे रेखा में गमन करेंगी। यहाँ तक बात समझ आएगी। और एक चीज़ इन्होंने बताया कि जो कणिकाएं होती हैं वो विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। बात समझ में आ रही है? उन्होंने कहा विभिन्न रंगों के प्रकाश की जो कणिकाएं होती हैं उनका आकार भिन्न भिन्न। जैसे लाल रंग का है तो उसका आकार, कणिका का आकार क्या होगा? अलग होगा। पीला रंग का है उसका अलग होगा, बैगनी रंग का है उसका अलग होगा। जैसे अभी हम लोग तरंग सिद्धांत में पढ़ेंगे, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? अभी समझना, ये बात हो गई। फिर उन्होंने, हाँ ध्यान देना, इस सिद्धांत से हम लोग प्रकाश के परावर्तन, जैसे प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप पहले से जानते हो। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं। तो उन घटनाओं को व्याख्या करने के लिए सब लोग अपना अपना सिद्धांत बना रहे थे कि कैसे परावर्तन होता है, कैसे व्यतिकरण होता है। बात समझ आ रही है? क्यों होता है ये सारी चीज़। तो न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत था उसके सहायता से बेटा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाओं की व्याख्या कर दी गई। लेकिन आगे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाओं का व्याख्या नहीं हो पाया। क्लियर? ठीक है, क्या कारण था नहीं हो पाया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब नहीं हो पाया तो यहीं से एक सोच मिलती है, क्योंकि व्यतिकरण विवर्तन तरंगों में होता है, तो यहाँ से एक नई दिशा मिलती है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता होगा। बात समझ में आ रही है? उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और समझिए। कणिका सिद्धांत विफल क्यों माना जाता है या फिर इसे नकारा क्यों गया? क्योंकि कणिका सिद्धांत के अनुसार वी डी इज ग्रेटर देन वी आर। डी का मतलब बेटा डेंसर मीडियम में, वी का मतलब वेलोसिटी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। ऐसा मैंने बगल में लिख भी दिया है। वी डी का मतलब क्या है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। वी आर का मतलब बेटा रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल।
तो कणिका सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि प्रकाश की चाल जो सघन माध्यम में होती है वो अधिक होती है और विरल माध्यम में कम होती है, ऐसा बता दिया गया। जबकि आप सभी जानते हो प्रकाश की चाल जो होती है विरल माध्यम में ज़्यादा और सघन माध्यम में कम। हम लोग स्नेल के नियम का व्यापक रूप पढ़े थे, चलो वहीं से समझ लेते हैं। आपने पढ़ा था कि साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1 बराबर लेमडा 1 अपान बराबर v1 अपान, ऐसे इतना पढ़ लिए थे। चलो समझना। तो ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये दूसरे माध्यम का वेग है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये अंश में है या हर में, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे यहाँ पर भी n1 हर में है, v1 अंश में। भले ही ये जो हम लोगों ने स्नेल के नियम का व्यापक रूप पढ़ा, पहले ही पढ़ लिया रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल के लिए। हालांकि इसको किसने प्रूव किया था? तो हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ऐसा प्रूव किया था। क्लियर है? चलो ध्यान देना। तो जो अपवर्तनांक है बेटा वो वेग की क्या है? व्युत्क्रम वेग। कैसा है बेटा? यानी कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? या फिर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होनी चाहिए। यही तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। इसको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? विरल माध्यम के अपवर्तनांक से। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा। अच्छा, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है, ध्यान देना बेटा, अपवर्तनांक क्या है तो वेग क्या होना चाहिए सघन माध्यम का? सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है, सघन माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक। लेकिन ये न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है तो उसको बताए कौन? उनका एक भय रहता था। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भाई, तो उनके सामने बोलने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, जिसे वास्तविक प्रयोगों, फोको का प्रयोग, फोको थे, उन्होंने एक प्रयोग किया 1850 AD में, उसके आधार पर इसको अमान्य कर दिया गया। इस चीज़ को क्या कर दिया गया कि भैया ये कणिका सिद्धांत ठीक नहीं। किसके अनुसार? फोको। कब उन्होंने प्रयोग किया? 1850। बहुत दिन बाद किया। बात समझ में आ रही है? इसका प्रतिपादन कब हुआ? 1676 में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब आपको याद नहीं रखना, वैसे समझ लिए बहुत अच्छी बात है। याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में नहीं। आपको तरंग सिद्धांत पढ़ना। चलो बेटा ध्यान देना। अब 1678 ईस्वी में, 2 साल बाद लगभग, 1676 में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। असल में वो किसने प्रतिपादित किया था? देकार्ते थे, रेने देकार्ते। कब? 1637 में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उसके लगभग 2 साल बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, क्रिस्टियान हाइगेंस, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या किया? हाँ, वही डच भौतिकविद। इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन। अब यहाँ से आपको पढ़ना है बेटा, यहाँ से आपके सिलेबस में हेडिंग दी गई, तो यहाँ से चीज़ों को बढ़िया से समझना। एक एक चीज़ जहाँ नहीं समझ में आएगा आप तुरंत पूछना, बढ़िया से समझना। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में जो चीज़ें हैं उसको मैंने बिंदुवार व्यवस्थित कर लिया है, वो चीज़ें आपको समझा। कहानी पढ़ने से बढ़िया है जो कंक्लूजन है उसको पढ़ लिया जाए। ठीक है, ध्यान देना बेटा। पहला बिंदु, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से, एक काम करना बेटा, तरंगों के रूप में, किसके रूप में निकलेगी बेटा? तरंगों के रूप में। आगे तो लिखा था तरंगों के रूप में। चलो बेटा सही था ये भी, वो भी यहाँ सही कर दें। हाँ, तरंगों के रूप में निकलकर प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है।
चलो बेटा वो भी सही था, है ना। तरंगों के रूप में निकल कर चलो, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में निकलकर प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। वही चीज वहां भी लिखा था, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ते, ऐसा लिखा हुआ था, बात एक ही था। ठीक है, मैंने देखा नहीं तो मुझे मिटाना पड़ा। ध्यान देना, हाइगेंस ने क्या कहा, जो प्रकाश होगा वो किसी प्रकाश स्रोत से निकलेगा। जैसे कोई बल्ब होगा, मोमबत्ती, कोई प्रकाश स्रोत होगा ना, वहां से निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, तरंगों के। न्यूटन ने क्या कहा था, छोटे छोटे कणों के रूप, इन्होंने कहा तरंगों के रूप में निकलेगा। और सभी दिशाओं में किसके चाल से चलेगा, प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से गमन करेगा या आगे बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट था, कोई डाउट इसमें। तो छोटी सी चीज है, तरंग के रूप में निकलेगा, प्रकाश की चाल से आगे बढ़ेगा। दूसरा चीज बेटा इन्होंने क्या कहा, कहा ये तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने W1 लिखा है, ये चीज़ रॉन्ग है बेटा, बात समझ में, ये गलत है। अब गलत उन्होंने पढ़ाया तो मुझे भी गलत पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये गलत है। ठीक है, ओके। अभी आगे हम लोग सीखेंगे क्या इसमें सुधार किया गया कैसे। ठीक है, अभी हाइगेंस ने क्या कहा कि ये तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती। अब आप सब जानते हो यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक मैकेनिकल वेव आपको पढ़ाया गया है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बात समझ में, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। पहली चीज तो आप ये जानिए, मैक्सवेल ने 1864 में बताया कि ऐसी भी तरंग होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं। और ये सिद्धांत कब दिया गया, 1678 में। यानी अभी ये माना जाता था कि कोई भी तरंग हो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो प्रकार पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये मत कहना सर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये कब की बात है, 1678 की बात, तब हमको उसके बारे में क्लियर है बात। तो इन्होंने कहा कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्होंने माध्यम भी माना। अब चूंकि आप सोचिए, प्रकाश मान लो सूर्य से आता है पृथ्वी तक, ठीक है, अब बीच में तो बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर निर्वात होगा, कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो फिर प्रकाश चल के कैसे आई वहाँ से पृथ्वी तक। अगर प्रकाश तरंग है, अभी के लिए आप समझिए कि आप 1678 के आसपास हो, तो उस समय ये माना जाता है कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हाइगेंस ने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो अगर ये बात सच है तो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आया कैसे, बीच में तो निर्वात होगा जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, माध्यम भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। हाँ अभी देखना क्या कहा, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। सर्वव्यापी, सब जगह पे व्याप्त है, बात समझ में आ रही है, ऐसे माध्यम की कल्पना की जो सब जगह पे व्याप्त है, ईथर। अच्छा, अब ये चीज पढ़ने से सबसे पहले केमिस्ट्री में घुसते हैं। ईथर, केमिस्ट्री वाला ईथर बिल्कुल नहीं, वो ईथर ये नहीं है बेटा, बात समझ में आ रही है। आप समझना कि एक काल्पनिक माध्यम है, मीडियम है। जैसे अभी समझना पानी है, मीडियम ही तो है, माध्यम ही तो है, प्रकाश इसमें चलता है, वायु है, माध्यम है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक माध्यम की कल्पना कर ली और उन्होंने उसको कहा कि ये सर्वव्यापी है। क्या है, सब जगह व्याप्त है, निर्वात है, वहां भी है, क्लियर। और इन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या दिया, ईथर। चलो भाई, अब किसी माध्यम किसी तरंग को किसी माध्यम में चलने के लिए उस माध्यम के कुछ गुण होते हैं, वो होने चाहिए, आपको पढ़ाया गया है। तो उन्होंने क्या किया, उस माध्यम की जिसकी कल्पना की थी उसमें तरंग संचरित होने के लायक बना दिया। देखो, कहा इस काल्पनिक माध्यम के लिए निम्न कल्पनाएं की गई। इन्होंने कल्पना की, कौन कौन सी कल्पना की, कहा यह भारहीन है। सबसे पहले माना कि जो ईथर है वो भारहीन है,
उसका कोई भार नहीं। दूसरा चीज उन्होंने माना यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, यानी सब जगह व्याप्त है। बात समझ में आ रही है, कहानी समझना आप लोग। तीसरी चीज इन्होंने कहा, अब देखो किसी भी माध्यम में प्रकाश को चलने के लिए उसमें प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए, है ना। संचरित होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्यास्था का गुण। इन्होंने मान लिया इसकी प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है, ऐसा मान लिया, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा माना कि अधिक होती है। प्रत्यास्था का गुण तो होता है, ठीक है, क्यों अधिक होती है। और उन्होंने चौथा पॉइंट माना इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है बेटा, आप समझना। क्योंकि जो निर्वात में प्रकाश होता है बहुत तीव्र चाल से चलता है, लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत तेजी से चलता है ना। तो बहुत तेजी से चलने के लिए ध्यान देना, यांत्रिक तरंग के लिए चाल का सूत्र क्या होता है, v =√E/d। E क्या होता है, इलास्टिसिटी, d क्या होता है, डेंसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब माध्यम की ये प्रत्यास्था है बेटा, जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है या तरंगे चल रही हैं उसका क्या है, ये प्रत्यास्था है। और d क्या है, उस माध्यम का घनत्व है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। और b क्या है, उस माध्यम में तरंग की चाल है। तो तरंग की चाल अधिकतम कब होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी। आप देखिए जब प्रत्यास्था क्या हो बेटा, अधिक हो, और घनत्व, और ये चीज़ प्रकाश की चाल में होता है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। तो अधिक हुई कैसे, अधिक इसीलिए हुई है बेटा क्योंकि उस माध्यम की प्रत्यास्था बहुत अधिक होगी और घनत्व बहुत। तो ऐसा इन्होंने कल्पना कर लिया कि भैया जो ईथर है इसकी प्रत्यास्था बहुत अधिक होगी और इसका घनत्व बहुत, इसीलिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल उस माध्यम में ज़्यादा होती है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। पॉइंट समझना, रटना नहीं है। पहला चीज उन्होंने क्या कहा, पहला चीज कहा कि जो प्रकाश है किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होगा तरंगों के रूप में। यहाँ तक बात समझ में आ रही, तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगा और सभी दिशाओं में किसकी चाल से चलेगा, प्रकाश की चाल से आगे। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने गलती कर दिया, कहा ये जो तरंगे होती हैं बेटा यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या कहा, और उस समय माना जाता था कि तरंग को चलने के लिए, तरंग संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम के तरंग संचरित नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब जरूरी है भाई एक माध्यम मानो, क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है ना कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है और बीच में निर्वात है, तो कोई ऐसा माध्यम मानो जो निर्वात में भी हो, सब जगह पर हो। तो उन्होंने एक कल्पना किया ईथर का, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना। और उन्होंने इसके लिए कुछ चीजें मानी। क्या माना, कहा यह भारहीन है। क्या है बेटा, दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा, कहा यह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। तीसरा चीज उन्होंने क्या कहा, कहा इसकी प्रत्यास्था बहुत अधिक। चौथी चीज क्या बताया, घनत्व बहुत। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट, ठीक है। अब आइए बेटा एक दो चीज और है। इन्होंने कहा विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। जैसे न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में कहा था विभिन्न रंगों के लिए जो कणों का आकार होता है, कणिकाओं का आकार होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसा इन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में कहा कि विभिन्न रंगों के जो प्रकाश होते हैं उनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है। ये भी पॉइंट रॉन्ग है, गलत है। अगर ये चीज मैं ना बताऊं तो हो सकता है आप एग्जाम में पहुंचो और आपको याद आ जाए कि सही तरंग सिद्धांत में लिखवाए थे, और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था कि जो है विभिन्न रंगों वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। यानी कि जो प्रकाश का रंग होता है उसका आधार क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होता है। बस आप लगा दोगे तरंगदैर्ध्य तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपके दिमाग में तो यही याद आएगा सर जी गलत बताएंगे नहीं। दूसरी चीज हाइगेंस इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, हम तो उनसे छोटे ही हैं ना, तो गलत तो बताएंगे नहीं। लेकिन ऐसा है, आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो नया काम कर रहा है गलती उसी से हुई। जिस दिन आपसे गलती नहीं हुई उस दिन आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कुछ नया काम नहीं किया, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा गलती करते रहें। मैं जानता हूँ आपका मन प्रफुल्लित है, समझिए दो चीज होता है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करते रहना बुरी बात है। गलती करते रहना का मतलब ये हुआ कि बार बार उसी गलती को रिपीट करना। तो अगर कहीं एक गलती होती है तो उससे आप कुछ नया चीज सीखते हो, लेकिन वही गलती फिर करते हो तब आपसे गलती हो नहीं रही है, आप मूर्ख हो। भगवान ने आपको वहां से मूर्ख बना के भेजा है, ठीक है ना। उसमें सुधार करिए।
चलो, तो इनसे गलती इसलिए हुई बेटा क्योंकि ये नई चीज रिसर्च कर रहे थे। क्लियर? बार बार एक गलती नहीं कर रहे थे। हाँ, आप अपनी तुलना इनसे मत करने लगना, ठीक है ना? समझना बेटा, इन्होंने क्या कहा, विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होगी। ये बात भी समझ में आ गई। एक बिंदु और समझिए बेटा, ये तरंगे जब किसी वस्तु से टकरा कर वापस, यानी कह सकते हो परावर्तन होता है या फिर अपवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती। ये इनका तरंग सिद्धांत था। बात क्लियर है? अब इसमें जहाँ पे मैंने W1 और W2 दो रॉन्ग पॉइंट है, उसको देखिए करेक्ट कैसे करेंगे और याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो यहाँ पर तो इन्होंने यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग मानी है, जो कि गलत है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसकी प्रकृति भी पूछी जाती है, तो उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य नहीं। दूसरी चीज, एक प्रश्न और आता है बहुविकल्पीय, क्या कि प्रकाश का जो रंग होता है उसका आधार क्या होता है? आवृत्ति होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, आयाम होता है, क्या होता है? इन्हें से कोई नहीं ऐसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य नहीं बताओगे। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में देखना, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है बेटा? जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कहाँ से आपने लिखा? 1864 मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। उन्होंने अपना विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया, समीकरण दिए, अपने समीकरण से उन्होंने निर्वात में प्रकाश की चाल का गणना भी किया। बात समझ में आई? उन्होंने ये भी बताया आपको कि तरंगों को चलने के लिए, कुछ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखना कि पहला पॉइंट यहाँ से गलत हो जाता है। इन्होंने क्या कहा था? यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ये बात गलत हुई, इसको हाईलाइट करके रखना और इसको भी हाईलाइट करके रखना कि ये गलत है। नहीं तो आप एग्जाम में गलत करोगे, आपको जल्दी यही याद आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आई? वो मैकेनिकल वेव नहीं। यहां तक बात समझ आ गई? दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के रंग का आधार आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य नहीं। अच्छा, इतनी बात पढ़ लेने से हमको याद नहीं रहेगा एग्जाम में, हम भूल जाएंगे। इसके लिए हमको समझना चाहिए ना कि क्यों तरंगदैर्घ्य नहीं है और आवृत्ति क्यों है। तो आप एक बात बताइए, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, बात समझ में आ रही है, तो आप देखते हैं सब कुछ बदल जाती है उसमें। आवृत्ति को छोड़कर सब कुछ बदल जाता है। उसका चाल बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, तीव्रता बदल जाती है, लगभग सारी चीजें बदल जाती है। क्या नहीं बदलता बेटा? आवृत्ति नहीं बदलता। अच्छा, एक चीज बताइए, आप मान लीजिए आपके पास लेजर है ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का या फिर रेड कलर, जो भी कलर, मान लो रेड ले लिया और उसको आप वायु से पानी में डाल रहे हो, वायु से पानी में इंसिडेंट करा रहे हो तिरछा, तो आप देखना वो अपने अभिलंब से क्या होगी? मुड़ जाएगी। अपने अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। सब कुछ बदलेगा। लेकिन आप ध्यान दोगे, अगर लाल कलर का लेजर लाइट मारे हो, उस पर आपतित कराए हो, तो लाल ही रहेगा पानी में, कांच में भी वही रहेगा, यानी रंग नहीं बदलेगा। रंग बदलेगा बेटा? नहीं बदलेगा। रंग नहीं बदलता है और आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आप खुद बताइए, जब तरंगदैर्घ्य बदल जाता है और अगर रंग का आधार तरंगदैर्घ्य है तो रंग भी बदलना चाहिए। तो लेकिन रंग बदलता है? नहीं बदलता है। और कौन नहीं बदलता? आवृत्ति। इसका मतलब सीधा सा ये है कि प्रकाश के रंग का जो आधार है बेटा, वो आवृत्ति है। क्या है? तरंगदैर्घ्य नहीं है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य अपवर्तन में बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर तरंगदैर्घ्य बदलती है तो रंग भी बदलना चाहिए, लेकिन रंग नहीं बदलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवृत्ति उसका आधार है। कोई डाउट बेटा?